आज हम मेसोपोटामिया की तारीख का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हम उसको डिस्कस करेंगे और वो हिस्सा था रोमन्स का इस इलाके पर कब्ज़ा। लेकिन दोस्तों, मेसोपोटामिया पे रोमन्स ने कब्ज़ा क्यों किया और जब उन्होंने ये रीजन, ये ख़ित्ता हासिल कर लिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? रोमन एम्पायर ने एम्परर ट्रेजन के ज़माने में फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी सीई में बहुत तेज़ी से अपनी ताकत को बढ़ाया और फैलाया। 116 सीई में ट्रेजन ने मेसोपोटामिया को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, क्योंकि वो इस इलाके को, मेसोपोटामिया को, एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट रीजन समझता था, जिस वजह से वो इसको टेक ओवर करना चाहता था। ट्रेजन ने पार्थियन एम्पायर जो थे उसको हराकर टेसेफॉन, जो कि पार्थियन कैपिटल हुआ करता था, उस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ वक्त के लिए मेसोपोटामिया रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया, लेकिन अराउंड 117 सीई में ट्रेजन की मौत के बाद रोमन्स की इस इलाके से वापसी ने पार्थियंस को यहाँ का कंट्रोल दोबारा से दे दिया। दोस्तों, जब तक रोमन्स का कंट्रोल इस जगह पर था, ये एक टर्निंग पॉइंट था मेसोपोटामिया के लिए। रोमन प्रेजेंस ने ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रेड को बहुत मजबूत किया इस इलाके में, और रोमन इन्फ्लुएंस ने इस रीजन की, इसका जो आर्किटेक्चर था, इस रीजन का जो कल्चर था और इसकी जो पॉलिटिक्स थी, उसको भी बहुत असरअंदाज किया और यहाँ पर एक बहुत गहरा इम्प्रेशन छोड़ा। पार्थियंस ने मेसोपोटामिया पर अपना कंट्रोल वापस हासिल करने की कोशिश जारी रखी जब तक ससानियन एम्पायर का राइज नहीं हुआ। ससानियन डायनेस्टी दोस्तों 224 से 651 सीई तक पावर में रही। इसे अर्दाशीर द फर्स्ट ने पार्थियंस को हराने के बाद कायम किया। एम्पायर अपनी बुलंदी के दौर में, जब ये अपनी पीक पे थी, पावर की पीक में थी, ईरान, इराक और कुछ अरब के हिस्से, कॉकसस, सेंट्रल और सदर्न एशिया के काफ़ी हिस्सों तक ये अपनी एम्पायर को फैलाए हुए थे। ससानियन एम्पायर या ये इनके जो किंग्स थे, इन्होंने इस इलाके में ईरानियन नेशनलिज्म को बहुत प्रमोट किया और ज़ोरोएस्ट्रिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया। आर्ट, आर्किटेक्चर और इल्म में बहुत इजाफा हुआ और उसमें बहुत इन्फ्लुएंस इन्होंने अपना डाला। दोस्तों, इनका हुकूमती निज़ाम बहुत सेंट्रलाइज था, जिसमें प्रोविंशियल ऑफिशियल्स को सीधा थ्रोन के आगे जवाब देना होता था। सड़कें और शहरों के जो प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे और एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट सपोर्ट किया करती थी। ससानियन डायनेस्टी अरब कॉन्क्वेस्ट के दौरान, जो 637 से 651 सीई तक था, इसके दरमियान ख़त्म हो गई। अरेबियन कॉन्क्वेस्ट के बाद इस रीजन में इस्लाम का फैलाव शुरू हुआ। अब चलिए बात करते हैं कि इस रीजन में इस्लाम का जो राइज हुआ, उसने मेसोपोटामिया पर और इसके लोगों पर क्या असर छोड़ा। दोस्तों, 636 सीई में राशिदून खिलाफत, जो कि खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब के अंडर था, इसने ससानिद एम्पायर के ख़िलाफ़ एक फैसलाकुन जंग जीती और उस जंग का नाम था कादीसिया। ये जंग मेसोपोटामिया के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी थी। ससानियन एम्पायर को हराया गया और मेसोपोटामिया मुसलमानों के हाथ में आ गया। ससानियन एम्पायर का ख़ात्मा मेंट के मेसोपोटामिया में पर्शियन डोमिनेंस का ख़ात्मा। मुस्लिम कॉन्करर्स एक नया गवर्नेंस सिस्टम लेके आए और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि इस्लाम का स्प्रेड यहाँ पर इस रीजन में होना शुरू हो गया। जो शहर टेसेफॉन
ससानियन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, वो शहर अब मुसलमानों के हाथ में आ गया था। धीरे धीरे इस्लाम इस इलाके में फैलने लगा और ये लोगों के कल्चर, आर्किटेक्चर और डेली लाइफ पे बहुत असरअंदाज होने लगा और इनकी डेली लाइफ और रेगुलर जो इनके इंटरेक्शंस थे वो बदलने लगे। इस्लाम के राइज के साथ मेसोपोटामिया ने एक नया दौर का आगाज़ देखा। दोस्तों, अलेक्जेंडर की मौत के बाद मेसोपोटामिया सियासी और सकाफती तब्दीली के बहुत डिफरेंट मराहिल से गुजरा, जिसका आगाज़ सेलूसिड सल्तनत से हुआ। फिर पार्थियन और ससानियन सल्तनत का दौर आया। आखिरकार 7वीं सदी सीई में अरब्स की फतह ने मेसोपोटामिया की सल्तनत, जितनी भी सल्तनतें थीं, उन सब का ख़ात्मा किया और यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत का राइज हुआ। दोस्तों, ये तब्दीली मेसोपोटामिया की जो कदीम सल्तनतें थीं, जो इनके ओल्ड सिविलाइजेशंस थी, उनके ख़ात्मे की निशानी थी, जो कभी तहज़ीब का गहवारा हुआ करता था। दोस्तों, इस तरह हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो हमारी ये सीरीज़ 3 अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, आज के एपिसोड में हम उस सीरीज़ के ख़ात्मे पर पहुँचे हैं। आई होप आपने ये सीरीज़ पसंद की होगी। हमारी अगली सीरीज़ में हमें ज्वाइन कीजिएगा, जो कि सीरीज़ 4 होगी और सीरीज़ 4 विल बी अबाउट द इजिप्शियन एम्पायर। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करते हैं अबाउट एम्परर ट्रेजन। एम्परर ट्रेजन 15 सितंबर 53 सीई को इतालिका बातैका, जो कि आज के स्पेन में वाक़ है, यहाँ पैदा हुआ। वो पहले रोमन बादशाह थे जो इटली से बाहर पैदा हुआ था। वो 98 सीई में बादशाह बना, जब एम्परर निर्वा ने उसको अपना वारिस बनाया और उसे सेनेट और फौज का पूरा सपोर्ट हासिल था। ट्रेजन ने रोमन एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया। दासिया, जो आज के रोमेनिया में वाक़ है, और पार्थियन एम्पायर के कुछ हिस्से जीते, जिनमें मेसोपोटामिया भी शामिल था। एम्परर ट्रेजन 117 सीई में सिलीसिया, जो कि आज के तुर्की में वाक़ है, यहाँ पर वफ़ात पाई। उनकी राख ट्रेजन्स कॉलम के बेस में डाली गई थी। बेसिकली ये ट्रेजन्स कॉलम एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था, जो उसकी जो बेस है, वहाँ पर इसकी राख को दफन किया गया। दोस्तों, आई होप आपने हमारी एपिसोड आज की पसंद की होगी। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी अगली सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट इजिप्शियन एम्पायर। उसको भी हम काफ़ी एपिसोड्स में ब्रेक डाउन करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इजिप्शियन एम्पायर, कैसे इजिप्शियन एम्पायर बढ़ी और इसका ख़ात्मा कहाँ हुआ। तो आई होप आप हमारी अगली एपिसोड में हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे और अगली सीरीज़ में हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे और ये सीरीज़ आपने पसंद की होगी। दोस्तों, अंटिल देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपने हमारा ये चैनल सपोर्ट नहीं किया तो आई वुड रेकमेंड लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।